Hello everyone, welcome to an academy. Let's crack UP exams. I'm Sheena Noreen Zaidi from लखनऊ। आज की क्लास में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जिसमें अलग अलग तरह के सवाल होंगे, ग्रामर, वोकेबलरी, सभी चीज़ें जैसे कि एग्जाम्स में आते हैं सवाल, जैसे क्वेश्चन पेपर कोई होता है। और आप इस चैनल पे फ्री क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की कर सकते हैं। लेकिन आप कोई पेड बैच ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपकी डिटेल में तैयारी हो जाएगी। उसमें क्योंकि आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं जिनको आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं बाद में, और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास मिलेंगी जिसमें सारे ही टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे एक एक सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट हैं सभी में। और उसके एक सब्जेक्ट के कई अलग अलग टीचर्स हैं, उन सभी से आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे एजुकेटर्स अन अकेडमी से जुड़े हैं, तो उनकी क्लासेस आपको मिलेंगी। और उसके अलावा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट और क्विजेस चलती रहती हैं लगातार, तो उसकी कोई कमी नहीं होगी। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं। और डाउट क्लासेस अलग से, कहीं पे कंफ्यूजन हो, कहीं अटक जाए तो आप टीचर्स से डायरेक्ट इंटरेक्शन करके लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, उसके लिए अलग से डाउट क्लासेस होते हैं। ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसमें अपने एग्जाम का नाम डालिए, मतलब जैसे यूपी स्टेट का एग्जाम है, आईएएस है, कोई जो भी एग्जाम हो उसकी कैटेगरी सर्च करिए। उसमें फिर सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पर आपको जाना होगा। तो सब्सक्रिप्शन देखिए कुछ इस तरह से आएगा। सब्सक्रिप्शन पे गए, ऐसे कुछ खुलेगा, ड्यूरेशन होगा, साथ में फीस होगी। जैसे 2 साल की ये फीस है 8,400, जो आफ्टर डिस्काउंट 7,560 है, जिसको आप ईएमआई के फॉर्म में भी दे सकते हैं, पर मंथ 315 रुपीज़। अब इसमें ये आपको डिस्काउंट मिलेगा इस रेफरल कोड को यूज़ करके, SZ10। जब पेमेंट करेंगे उससे पहले आप रेफरल कोड की जगह पर ये भरिएगा, अप्लाई के बटन पे क्लिक करिए, फिर आपका 10% माइनस होकर इतना अमाउंट लिखा आएगा, उसको पे करिए। तो ये पहले से आपको लिखना होगा ये रेफरल कोड। वो चाहे आप 1 साल का लें, 1 महीने का, 2 साल, जितने भी कोर्स, जितने भी टाइम का लेंगे आप कोर्स, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इसी कोड से। ये लेकिन आप 1 साल 2 साल इसमें से कुछ लें तो बेनिफिट ये होता है कि 2 साल का ये मतलब नहीं कि आपका सिलेबस पूरे 2 साल तक खिंच जाएगा। उसका मतलब है कि सिलेबस प्री टू मेंस पूरा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप रिवीजन के लिए कोई भी डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सब कर सकते हैं। टच में बने रहने के लिए अब एग्जाम भी ऐसे हैं कि एक बार में निकलना बहुत ही रेयर केस में होता है कि पहली अटेम्प्ट में आपका निकल गया, आपने तैयारी भी बस 6 महीने की थी। बहुत, वो तो रेयर चीज़ है कि हो जाए एक्सेप्शनल केसेस में। तो आप 2 साल या 1 साल का लें, फीस जल्दी बढ़ने वाली है, इसका भी ध्यान रखिए। 10% डिस्काउंट है और एक्स्ट्रा 10% और क्रेडिट्स के फॉर्म में है, मतलब क्रेडिट्स को यूज करके। अब क्रेडिट का मतलब है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आप फ्री क्लासेस भी कर सकते हैं। फ्री क्लासेस जो है वो स्पेशल नाम से चलती हैं। उन फ्री क्लासेस के वॉच मिनट्स काउंट होते रहते हैं, मतलब आपने कितनी देर क्लास को देखा वो काउंट होगा, वही क्रेडिट है। जब वो क्रेडिट ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको उसके बदले 10% और डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 10 + 10 टोटल 20% डिस्काउंट। इस कोड को याद रखिए, क्योंकि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। आईएएस, आईआईटी, कैट, पीसीएस, एसएससी, कोई भी, किसी भी टीचर से पढ़ना हो, मतलब आपको उस कैटेगरी में सारे टीचर्स मिलेंगे। तो आप कोड कोई भी यूज़ करिए, वो आपको डिस्काउंट तो मिल जाएगा। तो ये थोड़ा उसकी इन्फॉर्मेशन थी। और क्लासेस की टाइमिंग्स थोड़ा डिस्कस कर लें। देखिए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आप यूपी स्टेट की कैटेगरी ढूंढिएगा, उसमें नाम सर्च कर लीजिए शीना नौरीन। 3 टाइम्स की क्लासेस हैं दिन भर में, 9:30 बजे सुबह, 5:30 बजे शाम को, और एक 9:30 बजे रात में। जो ये चैनल आप देख रहे हैं इस पर, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको पता चलता रहेगा क्लासेस का। और 5:30 बजे ही प्लस का कोर्स भी आ रहा है, प्लस का मतलब पेड बैच आ रहा है, तो इसका भी ध्यान रखिए, पेड बैच आपको मिल जाएगा प्लस। और ये आ रहा है 11 नवंबर। अच्छा, ये तो प्लस कोर्स आपको एक तो 11 नवंबर से था और एक आगे भी अभी आएगा, तो ये दिवाली की हॉलीडेज के बाद फिर आएगा दूसरा कोर्स। तो एक 11 नवंबर से आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और लाइव क्लास वैसे थी, रिकॉर्डिंग बाद में देखी जा सकती है। और बाद में आपको ये एक पेड बैच और आएगा। तो ये थोड़ी सी डिटेल्स बतानी थी, अब प्रैक्टिस से डिस्कस कर लें। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग है, वैसे लाइव क्लास होती हैं लेकिन ये छुट्टियों में ये रिकॉर्डिंग, मतलब ये दिवाली का जो सीज़न है 5 दिन के लिए, उसमें लाइव क्लासेस नहीं होंगी, रिकॉर्डिंग होंगी। तो ये रिकॉर्डिंग है। आप लोग आंसर वैसे आप तो डिस्कस, मतलब आप लोग एक्सप्लेन तो करते ही जाएंगे, आप लोगों का जो आंसर है आप लोग भी अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस।
चूज द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड। देखिए अलग अलग तरह के सवाल होंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज चेक कर लें। चलिए सही है। हाँ इसमें बताइए, रॉन्ग स्पेलिंग आपको बतानी है। 3 सही 1 गलत। इसका ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि वो उन्होंने रॉन्ग पूछा है या कभी कभी करेक्ट वाला पूछते हैं। प्रेवलेंट, रिलैक्सेंट, इंस्टेंटेनियस, मिल्यू। मीनिंग्स भी इनके देखते हैं। देखिए प्रेवलेंट का मतलब होता है जो चीज बहुत कॉमन है, कॉमन, वाइड स्प्रेड, प्रचलित है जो। रिलैक्सेंट मतलब जो चीज आपको रिलैक्स करे, थोड़ा सुकून दे। इंस्टेंटेनियस का मतलब है जो चीज तुरंत हो, हैपनिंग इमीडिएटली। और मिल्यू का मतलब होता है किसी चीज का बैकग्राउंड या जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, आपके आसपास की चीजें, ये परिवेश कह सकते हैं। तो कोई भी काम हो रहा है, कोई सिचुएशन है, उसका मिल्यू क्या है, मतलब उसका किस हालात में, किस एनवायरनमेंट में हो रहा है वो काम। ये तो मीनिंग है, लेकिन आपको बताना है कि स्पेलिंग किसकी गलत है। तो स्पेलिंग रिलैक्सेंट की गलत है। RELAXANT ये होगी। ई नहीं होगा, ए होगा इसकी जगह। RELAXANT, रिलैक्सेंट। अगला सवाल, ये पहला था, दूसरा। Have they dashed the withered tree? Fill in the blanks. Fallen, felled, fell, fall. Withered का मतलब है मुरझाया हुआ। देखिए अब एक वर्ड होता है फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, जैसे खुद कोई चीज गिर गई। उसकी फॉर्म्स होती हैं फॉल, फेल, फॉलन। ये 3 फॉर्म्स हैं, फॉल, फेल, फॉलन। दूसरा वर्ड है गिराना। गिराना या पेड़ काटना, उसके लिए वर्ड होता है फेल। पहली फॉर्म फेल है, फिर दूसरी होगी फेल्ड, और तीसरी होगी फेल्ड। ये है किसी को गिरा दें या पेड़ काटने के लिए। तो खुद गिरना तो वो पहली वाली है, और गिराना या पेड़ काटना वो दूसरी वाली। तो आपको क्या कहना है, हैव दे डैश द विदर ट्री, क्या उन्होंने जो मुरझाया हुआ पुराना पेड़ है उन्होंने क्या उसे गिरा दिया है। पेड़ मतलब काट दिया है पेड़। तो आपको हैव के साथ थर्ड फॉर्म लानी है, तीसरी फॉर्म। अब तीसरी फॉर्म कौन सी, मीनिंग चेक करिए फिर फॉर्म के अलावा। तो मीनिंग तो गिराने वाला है, काटने वाला तो फेल्ड होगा। हैव दे फेल्ड द विदर ट्री होगा। अगला, देखिए तीसरा सेंटेंस, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स का सवाल। पोलाइट एंड काइंड स्पेशली टुवर्ड्स वेमेन, कि औरतों के लिए जो वो के साथ विनम्र हो, उनकी इज्जत करे, और उसे क्या बोलेंगे। सुऑव, शिवलरस, ग्रोटेस्क, या एबलियंट। ये स्पेलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर कोई इस टाइप का है तो उसको एक वर्ड में क्या बोला जाए। देखिए सुऑव का मतलब होता है पोलाइट बट अ बिट आर्टिफिशियल। जो पोलाइट तो तमीज से बोले, सभ्य हो, लेकिन थोड़ा आर्टिफिशियल लगे, थोड़ा बनावटी लगे, थोड़ा बनावटी लगने लगे, वो स्वॉव है, SUAVE।
फिर शिवलरस ही इसका जवाब है। ये होता है औरतों की इज्जत करे वो शिवलरस है। ग्रोटेस्क का मतलब होता है बदसूरत, अगली। अगली इन अ सिली और स्ट्रेंज वे। ये एक सेकेंड। इन अ फनी वे, जो बदसूरत हो लेकिन इस तरह का जिसको देख के हंसी आए या अजीब सा लगे, मतलब जैसे डरावना सा हो। स्ट्रेंज वे, बदसूरत और हंसी आए या डर लगे अजीब सा क्योंकि है। एबिलियंट का मतलब होता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी, मतलब जोश से भरा हुआ, बहुत ही कॉन्फिडेंट, जैसे कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा है, तो ये वो हो गया एबिलियंट। आंसर इसका था शिवलरस। अगला सवाल। और ये फिर बता दें ये रिकॉर्डेड क्लास है, ये रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, ये लाइव क्लास नहीं है। हॉट अंडर द कॉलर, ये ईडियम का मतलब बताइए। रिलैक्स्ड, एक्साइटेड, एंग्री या सैड। देखिए मुहावरा है ये, और इस मुहावरे का मतलब होता है एंग्री होना, गुस्से में होना। जैसे आप देखिए सेंटेंस हो, ही वॉज हॉट अंडर द कॉलर। जैसे कहते हैं बहुत गर्मी चढ़ रही है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो ही वॉज हॉट अंडर द कॉलर व्हेन ही हर्ड द न्यूज, जब उसने न्यूज सुनी तो बहुत गुस्से में आ गया। ये होगा एंग्री। कोई ऐसा ईडियम आए, कुछ वो कैब आए जो आपको पहले से नहीं पता थी, तो उसको नोट करते रहिए। नोट करेंगे एक जगह आपके रहेगा, आप रिवीजन में आसानी होगी आपको। अगला, फिर से ईडियम, डोंकी वर्क। अब डोंकी वर्क को देखिए। यूजलेस वर्क, द वर्क दैट इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय एनीबडी, द डिफिकल्ट एंड बोरिंग पार्ट ऑफ अ जॉब, या इजी बट बोरिंग वर्क। देखिए डोंकी वर्क का मतलब होता है जैसे गधा काम करता है कि मुश्किल काम उसका है कि वो सामान ढो रहा है, और बोरिंग सा भी है कि मतलब बस सामान लाद दिया उसके ऊपर और वो चले जा रहा है, सामान पहुंचा रहा है कहीं पे। तो इसका मतलब होता है डिफिकल्ट एंड बोरिंग पार्ट ऑफ अ जॉब, मतलब एक एक सा काम उकताहट वाला। ये मतलब है मुश्किल और बोरिंग पार्ट किसी जॉब का। कोई काम आप कर रहे हैं तो उसमें जो बोरिंग, उस काम का जो कोई एक ऐसा हिस्सा हो जो कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो, या उससे उकताहट हो गई, ये नहीं आपको करना पसंद, तो वो हो गया डिफिकल्ट एंड बोरिंग पार्ट। और जैसे कि कोई टीचर है, स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उनको पढ़ाने में सब अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जो कॉपी बच्चों की चेक करनी पड़ रही है तो वो उनको मुश्किल लग रहा है, मतलब वो बोर हो रहे हैं उससे, तो वो हो गया डोंकी वर्क। और द वर्क दैट इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय एनीबडी, अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, ऐसा काम जिसमें कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, तो आंसर इसका सी है। नेक्स्ट। आई थिंक ही कैन सिंग एज गुड एज यू। अब इसमें आपको बताना है कि एरर किस पार्ट में है, मिस्टेक किस में है। अगर है तो ना मिले तो फिर डी करिए, नो एरर। ग्रामर की मिस्टेक किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो सकती है।
आई थिंक ही कैन सिंग एज गुड एज यू। मुझे लगता है वो तुम्हारे बराबर अच्छा गा सकता है। देखिए अब इसको समझते हैं। पहली चीज तो एस प्लस एस का मतलब होता है बराबर, इक्वल। तो मुझे लगता है वो तुम्हारे बराबर अच्छा गा सकता है, तो बराबर के लिए एस प्लस एस आया, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, गुड क्या है, एस प्लस एस के साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये पॉजिटिव डिग्री है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जो पहली वाली डिग्री है, पहला वर्ड जो बोला गुड या टॉल, वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, तो वो भी ठीक है फिर। ये भी सही लग रहा है, इसमें भी कोई गलती नहीं। लेकिन गलती फिर भी कुछ है। पॉजिटिव डिग्री तो आएगी लेकिन ये वर्ड नहीं आएगा। अब ये क्यों नहीं आएगा वो समझिए। देखिए यहाँ पे गुड जो आ रहा है, वो गुड आप कह किसको रहे हैं, क्या किसी इंसान को कह रहे हैं या किसी चीज को, किसी एक्शन को गुड कह रहे हैं। आई थिंक ही कैन सिंग एज गुड एज यू, मतलब गाने के अंदाज को कह रहे हैं। गाने के अंदाज को, सिंग है वर्ब, ये वर्ब है। और वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम ये गुड कर रहा है, लेकिन वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम होता है एडवर्ब का। वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम एडवर्ब का होता है, और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गुड जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए। जैसे गुड बॉय, गुड बुक, गुड फैमिली, ऐसा कुछ हो। तो आपको एडजेक्टिव नहीं लाना है, एडवर्ब लाना है। अब एडवर्ब क्या है, अच्छे के लिए एडवर्ब क्या होता है। जैसे आप कहें शी वॉज प्लेइंग गुड, ये गलत है, शी वॉज प्लेइंग वेल होगा। वो अच्छा खेल रही थी, प्ले को डिस्क्राइब करने के लिए वेल आएगा, शी वॉज प्लेइंग वेल। उसी तरह से जैसे ये देखिए, कोई अच्छा, किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो क्या कहते हैं, वेल डन। वेल डन बोला जाता है, तो डन से संबंध है, ये तो कहते नहीं गुड डन। तो वेल डन इसीलिए यहाँ पे होगा, गुड के बजाय आप कर दीजिए वेल। आई थिंक ही कैन सिंग एज वेल एज यू, मुझे लगता है तुम्हारे बराबर अच्छा गा लेता है। सी पार्ट में मिस्टेक। नेक्स्ट, अब सेवेंथ में देखिए आपको करना क्या है। चार सेंटेंसेस दिए हैं और एक ही बात सब में कह रहे हैं, वो बस जरा जरा सा बदलाव है। ये बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है इसमें से, चार में से कोई एक ही सही है। सारे ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए अब समझते हैं इसे। और शायद आप लोग आंसर कर रहे हो या इससे पहले किए हो, तो ये लगा हो कि आंसर कोई या कुछ पूछ रहे हो, उसका रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा हो, तो ये बता दें कि ये रिकॉर्डिंग है, ये लाइव क्लास नहीं हो रही। रोज आपको लाइव क्लास देखने की आदत होगी, तो उसमें आप कुछ पूछते हैं, जवाब मिल जाता है उसका फौरन। लेकिन ये लाइव नहीं है, ये दिवाली की वजह से पहले से अपलोड कर दिया गया है, और आप जिसको आज देख रहे हैं, तो ये पहले ही रिकॉर्ड हुआ है, दिवाली से काफी अच्छा खासे दिन पहले, और अब आप इसे आज देख रहे हैं। देखिए अब, ही हैड बीन कन्विक्टेड फॉर मर्डर एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द जेल। पहली चीज तो इसमें ये देखिए कि कन्विक्ट के बाद प्रेपोजिशन कौन सा आता है, पहली सवाल तो यही है। तो कन्विक्ट के बाद आता है ऑफ, फॉर नहीं आता, ये दो गलत हो गए। प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो कॉम्बिनेशन में कन्विक्ट के बाद, कन्विक्ट का मतलब है किसी का जुर्म साबित होना, उसका मर्डर का जुर्म उसका साबित हो गया, वो दोषी साबित हुआ, मतलब वो उसने जुर्म किया था।
तो कन्विक्ट के बाद फॉर नहीं आएगा, मतलब आपको ए और डी ऑप्शन को और देखना ही नहीं। अब बी और सी में से है। फिर आगे देखिए, ही हैड बीन कन्विक्टेड ऑफ मर्डर एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन जेल या इन द जेल। अब ये अंतर इनका है। इसका एक रूल पढ़ा था, कुछ वर्ड्स उसमें पढ़े थे आर्टिकल चैप्टर में, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, कोर्ट, प्रिजन, जेल। ये वर्ड्स थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, कोर्ट, प्रिजन, जेल। इन वर्ड्स का एक रूल ये था कि जैसे जेल है, उसके पहले आप चाहे द लाइए चाहे ना लाइए, दोनों हो सकते हैं। इन जेल भी कह सकते हैं, इन द जेल भी। इन स्कूल भी कह सकते हैं, इन द स्कूल भी कह सकते हैं, स्कूल अकेला या द के साथ। लेकिन कुछ देखा जाता है कि द लगाएं या नहीं, आर्टिकल लाएं या नहीं, वो इस पे डिपेंड करता है कि वो जगह किस पर्पस से विजिट की जा रही है। मतलब उस जगह पे अगर आप विजिट कर रहे हैं तो वो क्या, किस काम से विजिट कर रहे हैं, उस जगह का जो प्राइमरी पर्पस है। देखिए, प्राइमरी पर्पस का मतलब हो गया जो उसका मेन काम है, उस जगह का असली काम है। अगर आप उसी काम से विजिट कर रहे हैं, प्राइमरी पर्पस के लिए विजिट कर रहे हैं, तो आर्टिकल ना लाइए, नो आर्टिकल, अदा कुछ नहीं आएगा। जो असली काम है, जैसे आप टेम्पल जाएं प्रे करने के लिए, तो वो मंदिर का यही काम है कि लोग पूजा करने आए, तो वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। और किसी काम से जाएंगे तो आएगा, कुछ अलग हटके कुछ भी काम हो, जैसे किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आर्टिकल हो जाएगा। इसी तरह से स्कूल में स्टूडेंट की तरह जा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा। और किसी काम से जाएंगे तो आएगा। इसी तरह से जेल में अगर अरेस्ट होकर गए, जेल में अगर प्रिजनर की तरह अरेस्ट होकर जागने की सेंस है, कैदी की तरह, तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा। और कोई काम हो, जैसे कोई ऐसी किसी से मिलने चला गया, आप किसी का घर वाला जेल में है, या कोई मशहूर आदमी कोई जेल में होता है, कोई फेमस केस है, तो मीडिया वहां पहुंच गई कि उनके हालचाल देखें, कुछ अंदर की बातें पता चलें, कोई जर्नलिस्ट पहुंच गया, तो वो उसका असली काम नहीं है कि लोग ऐसे ही वो देखने के लिए आ रहे हैं। तो जो असली काम नहीं है उसके लिए आप डालाइए। अब यहाँ पे एक असली काम है, उसका मर्डर का आरोप साबित हुआ और उसने बाकी की जिंदगी अपनी जेल में बिताई, मतलब है अरेस्ट, कैदी की तरह बिताई, तो आर्टिकल नहीं आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, इसलिए बी सही हुआ। अगला सवाल, 8, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ 3 months कोर्स। एरर किस पार्ट में? देखिए, हम एक 3 महीने का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये वाला रूल हम लोगों ने पढ़ा था नाउन के चैप्टर में। वो रूल ये था, प्लूरल नंबर प्लस नाउन 1 प्लस नाउन 2। प्लूरल नंबर प्लस नाउन 1 प्लस नाउन 2 मतलब है कि कोई प्लूरल वाला नंबर, प्लूरल में नंबर दिया है, बहुवचन में है, जैसे 2, 3, 4 कुछ भी हो, उसके बाद लगातार 2 नाउन आ रहे हैं, तो अगर ऐसी रचना है एग्जैक्टली तो रूल ये है कि जो पहला नाउन है ये सिंगुलर में होगा, एक वचन में होगा। भले ही ये प्लूरल के बाद आ रहा हो, लेकिन ये नाउन सिंगुलर में फिर भी रहेगा। और दूसरी चीज है कि हाइफन भी यूज करिए। हाइफन का मतलब छोटा सा डैश। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अब एग्जाम्स में हाइफन ना भी हो तो उसको एरर नहीं मानते, लेकिन सिंगुलर वाला तो देखा ही जाता है। तो अब सेंटेंस देखें, जैसे कि ही गेव मी अ 2 rupees कॉइन। उसने मुझे एक 2 रुपए का सिक्का दिया। 2 रुपए का सिक्का, तो टू है प्लूरल नंबर, रुपीज पहला नाउन, कॉइन नाउन 2, तो ये गलत है। आपको कहना चाहिए ही गेव मी अ 2 रुपी कॉइन। इसको रुपी करिए, 2 रुपी कॉइन, ये सही है। और तो बस यही आप इसमें गलती थी।
जो पहला नाउन है वो सिंगुलर में, 1 2 रुपए का कॉइन और हाइफन लगा दे तो वो बेटर है, और 2 रुपी कॉइन। तो बस यहाँ पे करना था 3 प्लूरल नंबर, ये पहला नाउन मंथ्स, ये दूसरा नाउन कोर्स, तो ये एस हटा दीजिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ 3 month कोर्स। ये एक अगला सवाल, 9th, फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है। It was exactly 9:10 dash my watch when I noticed him eavesdropping dashes dash you. Double blank. चलिए देखिए अब, देखिए कॉम्बिनेशंस प्रेपोजिशन चैप्टर का तो सब कुछ फिक्स्ड ही होता है कि यहाँ पर यही आएगा। देखिए इट वॉज एग्जैक्टली 9:10 बाय माई वॉच, घड़ी के हिसाब से आप टाइम बताएं तो बाय यूज होता है कि बाय व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय आया। दूसरी चीज ईव्स ड्रॉप का मतलब किसी पे, किसी की छुप कर बातें सुनना, छुप कर बातें सुनना, तो ईव्स ड्रॉप के साथ ऑन यूज होता है, ये भी फिक्स्ड है। ईव्स ड्रॉप के साथ ऑन आएगा तो बाय और ऑन। इट वॉज एग्जैक्टली 9:10 बाय माई वॉच व्हेन आई नोटिस्ड हिम ईव्स ड्रॉपिंग ऑन यू। एग्जैक्टली 9:10 हुआ था जब मैंने नोटिस किया कि वो छुप कर तुम्हारी बातें सुन रहा है। 10th, कीप अ स्ट्रेट फेस, ईडियम है, इसका मतलब बताइए। नॉट स्माइल और लाफ, स्पेंड लिटिल मनी, रिमेन साइलेंट या टॉक पोलाइटली। देखिए कीप अ स्ट्रेट फेस, कीप अ स्ट्रेट फेस का मतलब होता है जैसे आपको हंसी आ रही है लेकिन आप कंट्रोल किए हुए हैं, कोई बात आपको फनी लग रही है लेकिन फिर भी आप बोल नहीं, मतलब हंस नहीं रहे, कंट्रोल किए हुए हैं। तो नॉट स्माइल और लाफ, या पूरा लिख लीजिए, इवन व्हेन यू फाइंड समथिंग फनी, फनी हो तब भी आप ना हंसें, हंसी आ रही लेकिन कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट, 11, फिर एरर बताना है किस पार्ट में। ही इज प्लेइंग वेल नॉट विथ स्टैंडिंग इज इंजर्ड, ही इज प्लेइंग वेल नॉट विथ स्टैंडिंग ही इज इंजर्ड। देखिए वो अच्छा खेल रहा है, जैसे भी बताया था, अच्छा के लिए आपको एडवर्ब लाना है तो वो वेल होगा। वो अच्छा खेल रहा है, प्लेइंग से संबंध है, वो तो ठीक है फिर।
नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, या जो डिस्पाइट का मतलब है, या इंस्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद ही इज इंजर्ड। तो ये कहना चाह रहे हैं इसके बावजूद कि वो घायल है वो खेल रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि नॉट विथस्टैंडिंग जो है वो एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। हमेशा प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आ सकता। और ही क्या है? ही तो सब्जेक्ट है। तो मतलब कुछ गड़बड़ है। अब कैसे लाएं? अब आपको प्रेपोजिशन की तरह अगर इसको यूज करना है तो आपको कहना पड़ेगा ही इज प्लेइंग वेल नॉट विथ स्टैंडिंग हिज इंजरी। ये बोलिए, ही वॉज प्लेइंग नॉट विथ स्टैंडिंग, ही इज प्लेइंग नॉट विथ स्टैंडिंग हिज इंजरी। अब इंजरी जो है वो ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो इस तरह होगा। तो अपनी चोट के बावजूद वो खेल रहा है, अपनी चोट के बावजूद, इस तरह के ये। तो सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, 12th। देखिए अब सही क्रम में सेंटेंसेस को लगाना है। ये पहला सेंटेंस है, ये लास्ट है, बीच के चार सही ऑर्डर में लगाइए, सही क्रम में। इसमें वैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए अब में से देखें, द पेन। अब इसके बाद आ क्या सकता है? द पेन विच हैज हेल्प मैन हो सकता है, सबसे पहले पी आई। पेन जिसने इंसान की मदद की है, पॉसिबल है। द पेन इज द व्हीकल ऑफ, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। द पेन के बाद इज आ गया। द पेन टू राइज अबव, ये नहीं हो सकता था, द पेन के बाद टू आए। ये तो ऑप्शन ही में नहीं था कि आर सबसे पहले आ रहा है। फिर द पेन थॉट एंड आइडियाज, ये भी नहीं हो सकता, तो सबसे पहले एस नहीं हो सकता था। मतलब है कि अब ये पी होगा या क्यू, तो वो तो सब में है। आगे फिर देखें। अब देखिए एक चीज यहाँ पे है, प्योरली सैविज कंडीशंस कह रहे हैं। अच्छा एक चीज, हाँ दूसरी पहले देखते हैं, हेल्प के बाद क्या आता है। जैसे देखिए, ही हेल्प्ड मी टू प्ले, उसने मेरी खेलने में मदद की। तो टू प्ले जो है, हेल्प के बाद टू प्ले आ रहा है, मतलब इन्फिनिटिव। हेल्प के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है ये। तो हेल्प के बाद अब क्या आएगा? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, देखिए क्या है, टू राइज। ये हो गई फर्स्ट, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म विच हैज हेल्प मैन टू राइज अबव। तो मतलब इसका हुआ कि पी के जस्ट बाद आर आना चाहिए। पी के जस्ट बाद आर आएगा तो किस में आ रहा है? देखिए ए ऑप्शन में आ रहा है। ये पी के बाद जस्ट ये आ रहा है, और इसमें आ रहा है तीन है, मतलब एक ऑप्शन तो कटा। ये बता रहे हैं बस कि कैसे आपको अप्रोच क्या रखनी, कैसे चेक करना है। अगर आपको मुश्किल सेंटेंस लग रहा है तो क्या चीज ग्रामर से कैसे मदद लें। अब देखिए, प्योरली सैवेज कंडीशंस मतलब है बहुत ही क्रूरता वाली कंडीशंस, बहुत ही जंगलीपन वाली। तो प्योरली सैवेज कंडीशंस की तो अबव राइज करना है। राइज अबव प्योरली सैवेज कंडीशंस ये होना चाहिए कि हम, पेन जो है वो मदद करता है कि हम ऐसी हालात से कैसे बाहर निकलें। तो मतलब इसका ये हुआ कि राइज अबव जो है वो लास्ट में होगा। आर जो है वो लास्ट में होना चाहिए। अब लास्ट में किस में है? बी ऑप्शन में है, तो बी को अब चेक कर लें। अभी तक तो यही लग रहा है कि बी होना चाहिए, चेक करिए अब इसे। द पेन इज द व्हीकल ऑफ
थॉट एंड आइडियाज, पेन जो है वो एक वाहन की तरह है थॉट एंड आइडियाज का। मतलब थॉट एंड आइडियाज उसके ऊपर चलते हैं। मतलब पेन से आज जो आपकी थॉट हैं, जो मन में सोच रहे हैं, विचार हैं, वो आप अपने पेन से लिख सकते हैं। तो उसको कहीं तक पहुंचाने में पेन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे आपको अपने विचार पहुंचाने हैं तो आप पेन से उसे लिखिए, फिर पहुंचाइए। तो इस तरह वो वाहन हो गया, गाड़ी हो गई एक तरह की। तो द पेन इज द व्हीकल ऑफ थॉट एंड आइडियाज which has helped man to rise above purely savage conditions। तो एक गाड़ी की तरह है, थॉट एंड आइडियाज को कहीं पहुंचाने की गाड़ी है पेन, और जिसने इंसान को मदद की है कि वो बिल्कुल जंगलीपन से ऊपर उठे, पढ़ा लिखा बने। तो द पेन मतलब दूसरों को भी शिक्षित करे। तो द पेन के बाद इज द व्हीकल ऑफ थॉट एंड आइडियाज विच हैज बीन विच हैज हेल्प मैन टू राइज अबव, ये हो जाएगा। तो आंसर बी था। तो देखने में सही लग रहा था, यही सही निकला। अब अगला सवाल 13। देखिए अब इसमें बस एक पैसेज है, उसके क्वेश्चंस बस करेंगे। 3 सवाल और हैं लास्ट के, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पैसेज पढ़ लीजिए और एक्सप्लेन, आप लोग कहते हैं कि एक्सप्लेन ना करिए, आप लोग खुद समझेंगे तो आप खुद ही समझ लीजिए इसे, थोड़ा फिर बाद में समझाएंगे। देखिए रीड भी कर देते हैं साथ में। Senator Harry Reid got in trouble for referring to President Obama as a light-skinned African American with no Negro dialect। तो कोई सेनेटर हैं, वो मुसीबत में फंस गए, लाइट स्किन प्रेसिडेंट ओबामा को बोला विद नो निग्रो डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है किसी भाषा को बोलने का तरीका, कि कोई एक भाषा जैसे है कि हिंदी है, अब वो थोड़ा सा आप हिंदी बेल्ट में ही इधर उधर घूमिए तो हिंदी को बोलने का थोड़ा अलग ढंग हो जाता है। जैसे अवधि उसमें हो गई, थोड़ा सा आप राजस्थान में जाएं तो वो है हिंदी, लेकिन थोड़ा बहुत अलग अंदाज में बोल रहे हैं, कुछ अलग वर्ड्स उसमें जोड़ दिए, तो वो डायलेक्ट होता है। एक ही भाषा के अलग अलग रूप। नेग्रो निग्रो इज अ टर्म हिस्टोरिकली यूज टू डिनोट पर्सन्स कंसिडर्ड टू बी ऑफ नेग्रोइड हेरिटेज। यहाँ पे अब कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि निग्रो होता क्या है, निग्रो कहते किसे हैं। वैसे तो निग्रो को आगे पढ़ेंगे कि इसको एक गाली की तरह यूज किया जाता है ब्लैक लोगों के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनके लिए। तो वो तो अभी आएगा इसमें। देखिए निग्रो इज अ टर्म यूज टू डिनोट पर्सन्स कंसिडर्ड टू बी ऑफ नेग्रोइड हेरिटेज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नेग्रोइड हेरिटेज के हैं, मतलब उनके नेग्रोइड विरासत है या उनकी परंपरा वो नेग्रोइड वाली है, तो उसके जो हैं वो उनको निग्रो बोला जाता है। इन सिंपल वर्ड्स अ निग्रो इज समवन विद ब्लैक स्किन हु कम्स फ्रॉम अफ्रीका। इट इज एन ओल्ड फैशन वर्ड एंड इज ऑफेंसिव, मतलब आपत्तिजनक है। सम पीपल यूज टू राइट दैट वे डेलिबरेटली, कुछ लोग इस तरह से डेलिबरेटली जानबूझकर लिखा करते थे। द वर्ड निगर इज ऑल्सो वेरी ऑफेंसिव, निगरो की तरह निगर आपत्तिजनक है। द वर्ड वॉज लेटर रिप्लेस बाय कलर्ड, निगर और निग्रो को रिप्लेस किया गया कलर से, मतलब बाद में कलर्ड बोलने लगे। विच गेव वे टू ब्लैक, कलर्ड बोलने लगे, फिर वो चेंज हुआ ब्लैक में, क्योंकि लोगों को उससे भी आपत्ति होगी, कलर्ड क्यों बोल रहे हो, तो फिर ब्लैक होने लगा। ब्लैक इज अ कलर विद नेगेटिव सजेशंस। अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम आई कि ये जो ब्लैक है वो बुरी सेंस में माना जाता है, कि ऐसा वर्ड है कि काला, जैसे काला धन, तो ये तो बुरी सेंस में है। सो वी हैव एक्सप्रेशंस लाइक ब्लैक डीड, ब्लैक डे, ब्लैकमेल। तो जो ब्लैक से इतने सारे वर्ड्स बनते हैं वो सारे नेगेटिव सेंस में हैं, इसलिए भी उनको आपत्ति हुई होगी कि ये क्या, एक चीज निग्रो का कलर्ड किया, कलर्ड से प्रॉब्लम थी, ब्लैक किया, ब्लैक भी खुद ही बुरा है। सो नो वंडर द वर्ड ब्लैक हैज अज्यूम अनफेवरेबल मीनिंग्स। सो नो वंडर मतलब इसमें कोई हैरत नहीं है कि इसको भी लोग बुरा समझने लगे। Although in the 1960s the famous slogan "Black is beautiful" was coined, yet it did not help। 1960s का स्लोगन था, 60 के दशक का, ये ब्लैक इज ब्यूटिफुल बट इट डिड नॉट हेल्प। द ब्लैक्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स देयरफॉर केम टू बी कॉल्ड अफ्रो अमेरिकन। फाइनली उनको अफ्रो अमेरिकन कहा जाता है। नाउ द पोलिटिकली करेक्ट वर्ड इज अफ्रीकन अमेरिकन। अब सबसे सही वर्ड माना जाता है अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये ब्लैक्स को कैसे कैसे बोला जाता है, किन नामों से उनको एड्रेस किया जाता है, उनके बारे में बात होती है, वो पूरा पैसेज इस बारे में। अब देखिए
विच वर्ड इज द लीस्ट ऑफेंसिव? सबसे कम आपत्तिजनक वर्ड क्या है? ब्लैक, कलर्ड, निग्रो या अफ्रो अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन? देख लीजिए पैसेज में, मतलब सबसे कम बुरा। ये सारे ही वर्ड्स अफ्रीका के जो रीजन के लोग हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं। देखिए सबसे बुरा क्या था? सबसे बुरा ये निग्रो था या निगर था। उसके बाद कलर्ड हुआ। उसके बाद जो ब्लैक हुआ, लेकिन ब्लैक को भी मानने लगे कि तो हर बुरी चीज को ब्लैक बोल दिया जाता है, जैसे ब्लैकमेल है, ब्लैक डीड है, वो कोई काली करतूत। तो और फिर उसको भी फाइनली बदला गया कि अब टेक्निकली जो होना चाहिए था कि अमेरिका में रह रहे हैं और हैं वो अफ्रीका के, तो अफ्रीकन अमेरिकन। जैसे एंग्लो इंडियन हो गया, दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया अफ्रीकन अमेरिकन, तो ये फाइनली सबसे सही वर्ड है अफ्रीकन अमेरिकन। अब इसको भी आपत्तिजनक मान लिया जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक सबसे सही, सबसे कम आपत्ति इसी में है। तो ये 12, 13 था, अब 14। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? अब इसमें से ट्रू कौन सी है? Obama made a controversial statement regarding his race. A Negro is a light skinned African American. A black is beautiful. Yeah, now the black of America are known as Afro Americans. ट्रू बताइए, देख लीजिए सारे ऑप्शंस, फिर वापस पैसेज पे चलते हैं। ओबामा ने अपनी रेस को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, कुछ बोला था। नीग्रो क्या होते हैं? हल्की स्किन वाले, जैसे थोड़े से इतने ज्यादा डार्क कलर के नहीं है, ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन। या ब्लैक इज ब्यूटीफुल, काला सुंदर होता है। या जो ब्लैक हैं अमेरिका के, अब उनको अफ्रो अमेरिकन बोला जाता है। तो देखिए क्या है अब यहाँ पे, ये जो आपत्तिजनक बात बोली थी वो तो सेनेटर हैरी रीड ने बोली थी। प्रेसिडेंट ओबामा को उन्होंने लाइट स्किन बोला था, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, निग्रो क्या होता है? यूज टू डिनोट पर्सन ऑफ द निग्रोइड हेरिटेज। निग्रो का मतलब है कोई भी नेग्रोइड हेरिटेज से। या फिर ये आगे पढ़िए इन सिंपल वर्ड्स, निग्रो इज समवन विद ब्लैक स्किन हु कम्स फ्रॉम अफ्रीका। जो अफ्रीका का हो और काला हो, काला हो और अफ्रीका का हो, वो निग्रो है। अमेरिका में रहे, इंग्लैंड कहीं पे भी रहे, उससे मतलब नहीं है। वो जो काला हो और प्लस उसका ओरिजिन अफ्रीका का हो, तो ये भी गलत था। फिर आगे देखिए ऑप्शंस क्या थे। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तो सेनेटर ने बनाई थी, दी थी। निग्रो लाइट स्किन्ड अफ्रीकन अमेरिकन होता नहीं है। ब्लैक इज ब्यूटीफुल, या नाउ द ब्लैक ऑफ अमेरिका नोन एज अफ्रो अमेरिकन। ब्लैक इज ब्यूटीफुल बोला जरूर गया है, लेकिन ये तो बताया है कि उस टाइम ये स्लोगन दिया गया था। ऐसा नहीं कहा कि ऑथर कह रहा हो कि मेरा ये ओपिनियन है, वो तो कह रहा है कि ये स्लोगन उस टाइम ये चीज फैलाने की कोशिश की गई थी कि नहीं काला तो सुंदर है, जिससे लोगों को जो इतने बुरा लग रहा था वो उनको थोड़ा सा बेटर फील करें। लेकिन वो कुछ हुआ नहीं उससे फायदा। लेकिन ये ऑथर का ओपिनियन नहीं है, तो ब्लैक इज ब्यूटीफुल ये ट्रू नहीं है। और अब जो वहाँ के लोग हैं उनको अफ्रो अमेरिकन कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अफ्रो अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है, वर्ड है। अफ्रो का मतलब वही है शॉर्ट फॉर्म में, तो यही करेक्ट है। नाउ द ब्लैक ऑफ अमेरिका आर नोन एज अफ्रो अमेरिकन। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? फॉल्स कौन सी है? द फेमस स्लोगन ऑफ द 1960s डिड नॉट अचीव व्हाट इट वाज इंटेंडेड। What was intended? The word black only has negative meanings. Nigger is an offensive word. या Negroes are from Africa. देख लीजिए ऑप्शंस, फिर पैसेज पे वापस चले।
1960s का जो स्लोगन था उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। या वर्ड ब्लैक जो है उसका मतलब सिर्फ बुराई होता है। निगर ऑफेंसिव वर्ड है, आपत्तिजनक है। या निग्रोज अफ्रीका से होते हैं। देखिए अब, देखिए निग्रो जो हैं वो कहाँ से होते हैं? ब्लैक स्किन हु कम्स फ्रॉम अफ्रीका। तो ये तो ठीक है, अफ्रीका से होते हैं। एक चीज तो ट्रू है। फिर और देखें क्या था। निगर निग्रो अफ्रीका से है। निगर ऑफेंसिव वर्ड है, ये तो शुरू में ही कहा था कि निगर ऑफेंसिव है, उसको बदल के कलर्ड किया, फिर बदल के ब्लैक किया, बदल के अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये भी, ये तो करेक्ट है। तो मतलब ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो मतलब आंसर तो हो नहीं सकता। हम लोग को तो फॉल्स बताना है। ब्लैक जो है उसके सिर्फ नेगेटिव मीनिंग है, या स्लोगन जो था 1960s का उसका कुछ असर हुआ नहीं। देखिए यहाँ पे कहा गया है, although in the 1960s the famous slogan black is beautiful was coined। ये कॉइन हुआ था, ये बनाया गया था स्लोगन। येट इट डिड नॉट हेल्प, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं हुआ तो मतलब ये वाली भी चीज सही है। तो रॉन्ग क्या है? देखिए, क्या यहाँ कहीं कहा गया है कि ब्लैक का सिर्फ बुरा ही मीनिंग है? क्या ये बोला गया है? एज वी हैव एक्सप्रेशंस लाइक ब्लैक डीड। अच्छा ये है, देखिए यहाँ से, ब्लैक इज अ कलर विद नेगेटिव सजेशन। ब्लैक एक कलर ऐसा है जिसके नेगेटिव सजेशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला कहीं पे भी कि हमेशा नेगेटिव होता है। ये नहीं कहा। हो सकता है होता भी हो, ऐसे नहीं है। कुछ पॉजिटिव चीजें भी, जैसे इन द ब्लैक है। इन द ब्लैक एक ईडियम है जिसका मतलब है पैसा होना। आपके बैंक में अच्छा खासा पैसा है तो आप कहेंगे आई एम इन द ब्लैक, मेरे पास पैसा है। तो ये तो अच्छी सेंस हो गई। तो ब्लैक इज अ कलर विद नेगेटिव सजेशंस। ये कहा है कि नेगेटिव मीनिंग निकल सकता है, लेकिन 100% केस में ऐसा तो कहीं नहीं है। तो द वर्ड ब्लैक ओनली हैज नेगेटिव मीनिंग्स, यही फॉल्स है। तो ये फॉल्स हो गया, यही फॉल्स पूछा गया था। तो आंसर इसलिए बी। ठीक, बस ये था लास्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन ये लास्ट था। फिर बता दें, ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड क्लास आप देख रहे हैं। ये लाइव क्लास नहीं चल रही। वैसे इस चैनल पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्पेशली इंग्लिश की। तो बता सकते हैं कि लाइव क्लास लेते हैं रोज 9:30 बजे। लेकिन आज ये जो फेस्टिवल सीजन की वजह से ये क्लासेस पहले ही अपलोड कर दी गई, जो आप लोग आज के दिन देख रहे हैं। हम लोगों ने पहले ही की हैं, आप आज देख रहे हैं इसे। और इसीलिए आप कुछ शायद पूछ रहे हो सवाल, तो वो तो पता ही नहीं, अब वो तो जवाब आपको नहीं मिले होंगे। लेकिन खैर, कोई ऐसा सवाल हो तो आप बाद में लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। कोई ऐसा हो अगर कोई आप पूछना चाहें। तो बस यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फिर दे दें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेंगे। और वीडियो अगर आज आज क्लास यूज़फुल लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए। और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी आप फ्री क्लासेस करते रहिए। पेड करें तो सबसे अच्छा है, लेकिन फ्री क्लास एटलीस्ट आप कर सकते हैं। उसके लिए आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, फिर अपने नाम, कैटेगरी का नाम डालिए। जैसे पीसीएस हो, आईएएस हो, आईआईटी, कोई भी एग्जाम, तो उसमें जैसे पीसीएस है, यूपी पीएससी में आपको ये मिल जाएगा, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। इसमें शीना नौरीन नाम सर्च कर लीजिएगा, उसको फॉलो कर लीजिए प्रोफाइल। तो 9:30 बजे एक सुबह क्लास आप देख सकते हैं, फिर 5:30 बजे शाम को देख सकते हैं। और ये यूट्यूब वाली तो 9:30 बजे है। ये 3 टाइमिंग्स हैं, 3 क्लासेस दिन में होती हैं। और किसी किसी दिन नहीं होती, जैसे दिवाली की भी 2-3 दिन छुट्टी रहेगी। और ये चैनल का नाम है लेट्स क्रैक यू। अच्छा, इसे तो आप देख ही रहे हैं, इस पे आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और प्लस का कोर्स आ रहा है जल्दी। इस महीने 2 कोर्सेज आए, एक हाई लेवल का और एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो दिवाली के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से टेंसेस। प्लस का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको टेंसेस से उसमें मिलेंगे चैप्टर्स। और आप पुरानी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। आप कोई हाई लेवल का पढ़ना चाहें चैप्टर सीधे, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। नहीं तो हम लोग अब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हाई लेवल पे पहुंचेगा ही वो, लेकिन टाइम लग जाएगा उसमें, तो कुछ महीने लग जाएंगे।
और आप एडमिशन लेना चाहें, अभी तक ना लिया हो, तो इस रेफरल कोड को यूज करके आपको एडमिशन मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ 10%। ये रेफरल कोड याद रखिए, सिंपल सा है, SZ10। और इसको अप्लाई करिएगा पेड बैच के लिए। और EMI के रूप में भी आप दे सकते हैं फीस, और फीस जल्दी बढ़ने वाली है। और 10% का और भी आपको क्रेडिट्स के थ्रू डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे क्रेडिट्स आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वॉच मिनट्स होते हैं वो। और आप IAS PCS कोई भी आप एग्जाम के लिए आप ज्वाइन करें अनअकैडमी, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, डिस्काउंट इससे मिल जाएगा आपको। और उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मतलब पूरे सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक। और साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट क्लासेस अलग से मिलेंगे। तो आप एडमिशन का इरादा बने तो ये चीज़ें याद रखिएगा, कोड याद रखिए, और ये ज़रूर याद रखिए कि फीस कभी भी बढ़ सकती है। चलिए, तो एंड करते हैं इस रिकॉर्डिंग को, रिकॉर्डेड क्लास को। अगले क्लास में मिलते हैं, और अगला क्लास भी रिकॉर्डिंग होगा। अगला क्लास लाइव भी, मतलब लाइव भी जल्दी होगा। और पता नहीं आप किस सीक्वेंस में देख रहे हैं, तो हो सकता है अगला वाला रिकॉर्डिंग ना हो, लाइव ही हो। तो खैर, वो तो क्लास में आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।